हेलो टू ऑल ऑफ यू। आज हम पढ़ने जा रहे हैं एक नया टॉपिक। उस टॉपिक का नाम होगा लामिस थ्योरम। देखो, लामिस थ्योरम एक्चुअली जो है ना क्लास 11th का ही टॉपिक है। उसका एक रिवीजन दे रहा हूँ मैं। मान लो यहाँ पे कोई टायर है जिसको तीन लोग खींच रहे हैं, ऐसा फोर्स F1 से, F2 से और F3 से। अगर ये टायर रेस्ट में होगा तो हम क्या बोलेंगे कि ये इक्विलिब्रियम में। इक्विलिब्रियम में मतलब क्या होगा, इस पे जो नेट फोर्स लग रही है वो कितनी होंगी, जीरो होंगी। मतलब F1 वेक्टर प्लस F2 वेक्टर प्लस F3 वेक्टर कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। क्लियर? अच्छा, अब देखो इस पे एक अगर कभी भी ऐसी कंडीशन आती है जब तीनों सबका फोर्सेस जीरो हो जाता है तो उससे क्या होता है, एक फॉर्मूला निकलता है, एक थ्योरम निकलता है जो लामीज ने दिया था। वो थ्योरम क्या था देखो, ऐसे हमें बोला गया है। तीन फोर्सेज है, ठीक है। और इसका आपको बोला गया कि जो एंगल है वो कितना है, अल्फा है। ये एंगल जो हमें बोला गया वो बीटा है। तो इसको एक काम करते हैं, इसको पहले नाम देते हैं फोर्स। F1 फोर्स है, ये हमारा F2 फोर्स है और ये हमारा F3 फोर्स है। ये जो एंगल जो हमें दिया गया यहाँ पे वो अल्फा है। ये जो एंगल जो हमें यहाँ पे दिया गया है वो बीटा है। और ये जो एंगल हमको यहाँ पे दिया गया है वो गामा है। बोला गया है कि यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट होगा जिस पे तीन फोर्सेज लग रही हैं और ये तीनों फोर्सेज का जो रिजल्ट है वो कितना है, जीरो है। ये जो पॉइंट है ये कैसा है, ये जो ऑब्जेक्ट है ये कैसा है, इक्विलिब्रियम। इस पे नेट फोर्स कितना लग रहा है, जीरो। तो कभी भी अगर ऐसी सिचुएशन आती है जहाँ पे तीन फोर्सेज होते हैं और उनका रिजल्ट अगर जीरो होता है तो वहां पे लामीज ने एक थ्योरम दिया। बोला कि उसका एक रिलेशन कुछ ऐसा होता है, F1 बाय साइन अल्फा इक्वल्स टू F2 बाय साइन बीटा इक्वल्स टू F3 बाय साइन गामा। ये रिलेशन दिया था लामीज ने, ठीक है। जिसका जिसका नाम, जिसको क्या बोलते हैं, लामीज थ्योरम। इस पे कभी कभी क्वेश्चंस आते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक के जो बहुत आसानी से बन सकते हैं। जैसे इसका मैं एक क्वेश्चन करवाता हूँ तो ये थ्योरम और ज्यादा क्लियर हो जाएगा। इसको इरेज कर देता हूँ मैं। क्वेश्चन क्या होगा, जैसे देखो बोला गया कि एक यहाँ पे एक दीवार है, क्लियर। और ये दीवार है और इस दीवार पे ना एक चार्ज रखा गया है। यहाँ पे ना एक चार्ज रखा गया है इस पॉइंट पे, ठीक है। ये चार्ज क्यू है और यहाँ पे एक स्ट्रिंग है जो लटकाई गई है ऐसे। एक स्ट्रिंग को लटकाया गया ऐसा यहाँ पे। स्ट्रिंग को मैं दिखा देता हूँ एक बार के लिए, दो लाइन से दिखा देता हूँ, ठीक है। और यहाँ पर एक दूसरा चार्ज है
यहाँ पे दूसरा चार्ज है, ठीक है। ये जो पॉइंट है, यहाँ से जो स्ट्रिंग की लेंथ है वो कितनी है, एल है, तो दीवार की लेंथ है वो भी कितनी एल है, दोनों चिपके हुए, ठीक है। थोड़ा मैंने सेपरेशन दिखा दिया, अदरवाइज दोनों कैसे चिपके हुए, कि जो यहाँ से जो दीवार की जो लेंथ है ना, वो हमें बोली गई है एल है, दीवार की जो लेंथ है ना वो यहाँ से कितनी है, ये लेंथ हमको एल दी गई है, तो स्ट्रिंग की भी लेंथ क्या होगी, एल ही होगी। अब क्या होगा, जैसे ये जो चार्ज मैंने यहाँ पे रखा है ना, क्यों, ये चार्ज क्या करेगा, दोनों एक दूसरे को रिपेल करेंगे, लेकिन ये तो मूव कर नहीं पाएगा बिकॉज ये दीवार के साथ फिक्स है। तो ये क्या होगा, ऊपर उठेगा, ऊपर उठ करके जाएगा, और ये उठ जाता है यहाँ तक कि उठ के आ जाता है, ये कहाँ तक उठ के आता है, ये ऐसे उठ करके आ जाता है, यहाँ आ जाता है, ठीक है। ये चार्ज जो यहाँ पे था ना, ये कहाँ पे आ जाता है, यहाँ पे आ जाता है। तो बताना है कि इस सिचुएशन में इस चार्ज का जो मास हमें दिया गया था m, ठीक है, इसके मास की जरूरत नहीं है, इस चार्ज को हमको मास क्या दिया गया, m दिया गया, ठीक है। केवल यही डेटा है गिवन क्वेश्चन में कि द मास ऑफ द चार्ज इज m। तो बताना इस सिचुएशन में इस स्ट्रिंग में टेंशन कितनी होगी, हमें क्या निकालने बोला गया है, टेंशन। ये ऐसे था, रिपेल होकर के यहाँ पे आ जाएगा, तो बताना है कि यहाँ पे टेंशन कितना होगा। तो टेंशन निकालने के लिए मैं एक काम करता हूँ, आई थिंक फिगर क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, फिगर नोट हो गया होगा। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर ये वाले स्ट्रिंग को मिटा देता हूँ, ठीक है, ताकि मैं फिगर को अच्छे से ड्रॉ कर सकूँ। अब देखो, अगर मुझे टेंशन निकालना है तो मैंने क्या किया, मैंने इस पे टोटल फोर्सेस निकाले। एक फोर्स इस पे क्या लग रहा होगा, एक फोर्स इस पे लग रहा होगा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ठीक है। ये कौन सा फोर्स हो गया इसके ऊपर लगने वाला, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ठीक है। दूसरा फोर्स कौन सा लग रहा होगा इसके ऊपर, एक लग रहा होगा mg, ठीक। और कौन सा फोर्स लग रहा है इसके ऊपर, एक लग रहा होगा टेंशन, टेंशन फोर्स हमेशा कैसा लगता है, इट ऑलवेज एक्ट्स अलोंग द स्ट्रिंग, ये इस पे लग रहा है टेंशन फोर्स। तो ये इन सब के फोर्सेस के प्रेजेंस में क्या होता है, ये चार्ज कैसा रहेगा, ये इक्विलिब्रियम में रहेगा, क्लियर। अच्छा, अगर ये इक्विलिब्रियम में रहेगा तो हमें क्या निकालना है, इसमें हमें निकालना टेंशन की वैल्यू निकालनी है, ये टेंशन फोर्स। और क्वेश्चन में क्या गिवन है, केवल मास गिवन है, तो हमारा जो आंसर आएगा ना वो सिर्फ मास के टर्म्स में आना चाहिए। अब देखो, जब आपको ये निकालने के लिए बोला जाएगा, मान लो ये वाला जो एंगल है ये थीटा, एक बार क्लियर, तो ये वाला एंगल भी कितना हो जाएगा, थीटा हो जाएगा। अच्छा, ये देखो दीवार वर्टिकल है, और mg वाला फोर्स भी कैसा है, वर्टिकल होता है ना, दीवार दीवार वर्टिकल खड़ी हुई है, सीधी खड़ी हुई है, mg वाला फोर्स भी कैसा वर्टिकल है, तो ये दोनों लाइन कैसी होगी, ये लाइन, ये जो लाइन हमें दिख रही है ना, ये लाइन और ये लाइन कैसी हो जाएगी, पैरेलल हो जाएगी। अगर ये लाइन पैरेलल होगी, तो अगर ये एंगल थीटा है, तो ऑब्वियसली बात है ये वाला एंगल भी क्या हो जाएगा, थीटा हो जाएगा, है ना। देखो यहाँ से क्लियरली,
ये ऐसे जा रहा है, ऐसे जा रहा है, ऐसे जा रहा है, ये कैसा बना, ये थीटा, ये भी थीटा। अच्छा, ये थीटा अगर होगा तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा, ये देखो तो ये स्ट्रेट लाइन होगी, ये 180 माइनस थीटा हो जाएगा। अच्छा, ये थीटा होगा तो ऑब्वियसली बात है ये भी स्ट्रेट लाइन है ना, ये भी, ये एंगल भी कितना हो जाएगा, ये भी हो जाएगा 180 माइनस थीटा। क्लियर। अच्छा, ये चार्ज रिपेल किया इस चार्ज को, ये दूर चला जाता है और ये आ जाता, यहाँ पे आकर के ये इक्विलिब्रियम में आ जाता है, रेस्ट में आ जाता है। तो अब क्लियरली बोल सकते हैं कि अगर ये रेस्ट में है तो टेंशन का सम, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का सम और mg का सम, तीनों का सम क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो अगर तीनों का सम अगर जीरो हो जाएगा तो मैं यहाँ पे क्या यूज कर सकता हूँ, लामीश थ्योरम यूज कर सकता हूँ। लामीश थ्योरम कब कब यूज होता है, जब तीन फोर्सेस लगते हैं और उनका रिजल्टेंट क्या होता है, जीरो होता है। तो यहाँ पर देखो जब रिजल्टेंट जीरो होगा तो मैं क्या लिख सकता हूँ, बाय लामीश थ्योरम T बाय साइन 180 माइनस थीटा इक्वल्स टू, अब देखो तो यहाँ पे mg फोर्स लग रहा है, mg के सामने वाला एंगल कौन सा है, ये भी 180 माइनस थीटा है, इक्वल्स टू mg बाय साइन 180 माइनस थीटा। तो यहाँ भी साइन 180 माइनस थीटा, यहाँ भी साइन 180 माइनस थीटा, ये कट जाएगा। दिस इंप्लाइज दैट P इक्वल्स टू mg। देखो ये सवाल एक लाइन में बन गया, मुझे फिगर ड्रॉ करने में टाइम लगा था, लेकिन तुम्हें को ऐसा कुछ करना तो पड़ेगा नहीं कि तुमको अलग अलग कलर से ड्रॉ करना है, तो हमारा आंसर इस पे एक लाइन में आ गया। हाँ ये बात भी सही है, अगर हम चाहे ना तो इसको हम लोग दूसरे वे से भी बना सकते हैं कि हमने एक एक्स एक्सिस ड्रॉ की, फिर वाई एक्सिस ड्रॉ की, फिर सारे फोर्सेस से कॉम्पोनेंट लिया लोग एक्स, कॉम्पोनेंट लिया लोग वाई, ठीक है, फिर हम उसको करके करेंगे, उससे भी आंसर आ जाएगा, लेकिन वो मेथड लंबा जाएगा। इस सिचुएशन में लामीश थ्योरम क्या है, बेस्ट सूटेड है। लामीश थ्योरम कब यूज करना है, जब केवल तीन फोर्सेस लग रही हो और जब उन फोर्सेस का रिजल्टेंट क्या हो, जीरो हो। इससे हमारे कितनी बार क्वेश्चन जो होते हैं एक एक लाइन में हमारे आंसर आ जाते हैं, जैसे आपको यहाँ पे दिख रहा है। ये समझ में आ गया अच्छे से, इसको मैं इरेज कर देता हूँ। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट। अब जो मैं क्वेश्चन कराने जा रहा हूँ ना, ये सच में आईआईटी में आया हुआ क्वेश्चन है ये, और काफी हाई क्लास का प्रॉब्लम है ये, लेकिन इसको करवाने से पहले ना मैं कुछ बातें क्लास 11th की रिवाइज करवा देना चाहता हूँ। जैसे पहले कुछ चीजें मैं समझा देना चाहता हूँ। मान लो कोई बॉडी है, ठीक है, जैसे कि ये एक बॉडी है, इसको यहाँ पे हमने फिक्स कर दिया, ये धागा है जहाँ पे बॉडी हैंग करी, इसको हमने कुछ वेलोसिटी दी, तो ये क्या करेगा, ये सर्कुलर पाथ पे जाएगा, ठीक है। अब अगर आपसे ये पूछा जाएगा कि अगर आपको इसको मिनिमम कितनी वेलोसिटी देनी होगी ताकि ये लूप, पहली बात कि अगर ये लूप द लूप करता है तो उसके लिए कंडीशन क्या होगी, कंडीशन क्या थी कि टॉप मोस्ट पॉइंट पे, यहाँ पे जो टेंशन होगी ना टॉप मोस्ट पॉइंट पे, टेंशन शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, ठीक है। अगर यहाँ पे टेंशन जीरो है, जीरो से बड़ा होगा तो ये कंप्लीट सर्कल कंप्लीट करेगा, ठीक है। अगर पहले ही टेंशन अगर जीरो हो जाता है तो ये क्या होगा, टॉप तक नहीं पहुंच पाएगा, कंप्लीट सर्कल कंप्लीट नहीं हो पाएगा, वो पैराबोलिक पाथ में क्या होता है, वो जंप कर जाता है, क्लियर। सेकेंड पॉइंट, हमें हमसे पूछा जाएगा इस सिचुएशन में मिनिमम वेलोसिटी क्या देनी होगी ताकि ये कंप्लीट कर सके सर्कल को, तो वो हमने सीख के रखा था कि u शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू √5 g r। यहाँ पे r क्या हो गया था, रेडियस हो गया था, या बोल सकते लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग है, ठीक है। ये हमारा आया था, और ये जो फॉर्मूला लिखा था ना इसी से डिराइव होकर के आया था, ये वाली कंडीशन को यूज करके आया था, क्लियर। तीसरी बात, अगर हमसे पूछा जाएगा कि इसमें जब ये बॉडी ऊपर जाएगा तो एनी मोमेंट पे अगर मान लो ये ऐसे अगर आ जाता है यहाँ पे, तो उस समय डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन क्या होगा, तो वो टेंजेंशियल होता है। टेंशन का डायरेक्शन क्या होता है, टुवर्ड्स द सेंटर होता है। तो डिस्प्लेसमेंट और टेंजेंट में एंगल कितना होता है, तो आंसर है 90 डिग्री होता है।
तो वर्क डन बाय टेंशन फोर्स क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा 0, क्योंकि हर मोमेंट पे जो टेंशन फोर्स होता है वो टुवर्ड्स द सेंटर होता है और जो डिस्प्लेसमेंट होता है वो टेंजेंशियल होता है। एंगल 90 डिग्री होता है, तो वर्क डन क्या हो जाएगा, F इंटू ds इंटू cos 90, cos 90 0, तो वर्क डन बाय टेंशन फोर्स क्या हो जाएगा 0। अच्छा, कुछ बातें आपको और समझनी होगी यहाँ पे, जैसे कि एक वर्क एनर्जी थ्योरम, ठीक है, ये हमने सीख के रखा था। वर्क एनर्जी थ्योरम क्या था कि वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस, कंजर्वेटिव फोर्स, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स, कंजर्वेटिव फोर्स मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स मतलब हो गया फ्रिक्शन फोर्स, विस्कस फोर्स, प्लस वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स, एक्सटर्नल फोर्स पे हमारा मस्कुलर फोर्स आ सकता है, इज इक्वल टू चेंज इन द काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, ये वर्क एनर्जी थ्योरम था। क्लियर, ये हमने जो सीखा था क्लास 11 में। उसके बाद एक हम सीखते हैं कि अगर मान लो हम लोग किसी भी रोटेटिंग फ्रेम, हम लोग भी मान लो अगर किसी बॉडी के साथ अगर घूम रहे सर्कुलर पाथ, ठीक है, जैसे कि मान लो यहाँ पे अगर एक पोल लगा हुआ है, ठीक है, और यहाँ पे एक धागा है और यहाँ पे एक बॉल ऐसे घूम रही है, पोल घूम रहा है ऐसे, धागा भी घूम रहा है, ठीक है। मान लो हम पोल पे खड़े हुए, ठीक है, तो हम जब खड़े हुए तो हम कौन से फ्रेम पे, हमें नॉन, यहाँ में एक्सेलरेटेड फ्रेम, क्योंकि हम भी तो घूम रहे ना पोल के साथ, तो पोल तो घूमती हुई चीज क्या करती है, एक्सेलरेट करती है। जब भी हम भी खड़े होते हैं कोई घूमती हुई चीज पे, अगर वो हमारा रेफरेंस होता है, तो हम दूसरे बॉडी पे क्या अप्लाई करते हैं, एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स अप्लाई करते हैं, जो कि mv²/r होती है। और इस बॉल पे क्या लग रहा होगा, टेंशन फोर्स लग रहा होगा। जब हम इस पोल पे खड़े हुए घूम रहे हैं और हम इस घूमती हुई बॉल को देखेंगे, तो हम क्या क्या देखेंगे कि बॉल कैसा होगा, रेस्ट भी होगा। तो हम क्या बोल सकते हैं, हम इस पे क्या अप्लाई करते हैं, एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स अप्लाई करते हैं। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो था, दिस इज एग्जांपल ऑफ स्यूडो फोर्स ओनली, ठीक है, व्हिच इज अप्लाइड ऑन ए बॉडी व्हेन द ऑब्जर्वर इज इन द एक्सेलरेटेड फ्रेम, ठीक है। तो अगर ये स्यूडो फोर्स अगर थोड़ा सा अगर देखना हो तो जाके 11th से एक बार जाके रिवाइज कर सकते हो, ठीक है। मैंने ब्रीफली यहाँ बता दिया है कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या हो जाएगा, mv²/r, और अंदर की तरफ क्या लगेगा, टेंशन। तो हम क्या बोल सकते हैं कि ये आदमी क्या देखेगा कि बॉल कैसी है रेस्ट में, तो टेंशन फोर्स किसके इक्वल हो जाएगा, तो mv²/r के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। हम कब अप्लाई करते हैं, हम कब अप्लाई करते हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, जब हम कहाँ पे खड़े होते हैं, जब हम घूमती हुई चीज पे खड़े होते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे घूमती हुई चीज पे खड़े हुए, तो हमने इस बॉल पे क्या अप्लाई कर दिया, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बाहर की तरफ, ठीक है, टेंशन अंदर की तरफ है। हमें ये बॉल कैसी दिखेगी, रेस्ट पे दिखेगी। अगर हमको ये बॉल रेस्ट पे दिखती है, तो हम क्या बोल सकते हैं कि T = mv²/r। तो ये कुछ चार पांच पॉइंट है जो कि आपको ध्यान में रखना होगा, ठीक है। अच्छा, उसके बाद देखो, ठीक है, तो हमें ये कुछ बातें जो है ना दिमाग में रखनी होगी कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स और ये सब पांचों पॉइंट को हमको थोड़ा रिवाइज करना चाहिए था एक बार, तो हमने कर लिया उसको। अब देखो, इस पे हमारे सामने ना एक बहुत अच्छा क्वेश्चन आएगा एग्जाम में। वो क्वेश्चन क्या होगा जरा देखना, ये सब नोट कर जाना अच्छे से एक बार। वो क्वेश्चन क्या होगा, ये क्वेश्चन जो है ना, आईटी में आ चुका हुआ क्वेश्चन है ये। उस क्वेश्चन में क्या है कि एक बॉल है यहाँ पे ऐसी, और ये जो बॉल जो है ना, इस बॉल को चार्ज दिया गया, इस बॉल का जो मास है ना वो m है, इस बॉल का मास क्या m है, और इस बॉल का चार्ज क्या q1 है, ठीक है। यहाँ पे एक नेल से इसको फिक्स कर दिया गया, धागे को लटका दिया गया, और यहाँ पे, ठीक है, ये जो नेल है जहां पे फिक्स किया गया है, इसको चार्ज दिया गया मान लो q2, क्लियर। और ये वाले इसमें इसको हमने कुछ वेलोसिटी दी है u,
अच्छा, एक चीज और दिया गया कि इसका जो लेंथ है ना वो एल है। स्ट्रिंग का जो लेंथ है ना वो हमें क्या दिया गया है, वो हमें दिया गया एल दिया गया है। स्ट्रिंग का लेंथ हमको दिया गया एल। ठीक है। अच्छा, क्वेश्चन इस पे ये पूछा गया नाम से कि अब इस बॉल को Q1 Q2 चार्ज है, एल हमको लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग दिया गया है, ठीक है, बॉल का मास m है, हमें इसको मिनिमम कितनी वेलोसिटी दे ताकि लूप द लूप कम करे। लूप द लूप करे मतलब कि इसको भी यहाँ पे दीजिए पूरा का पूरा ऐसे करके क्या करें, चक्कर काट ले, ये पूरा का पूरा ऐसे जाएगा, ये ऐसे पूरा सर्कल मारेगा तो वापस अपनी जगह पे आ जाएगा। ये मतलब होता है लूप द लूप का। ठीक है, तो हमें कितनी वेलोसिटी कम से कम देनी हो ताकि लूप द लूप करे, ये वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चंस में आता है। ठीक है, तो जब ये लूप द लूप करेगा तो ऑब्वियसली बात है ये लूप द लूप करने के लिए हमको पता है कि टेंशन एट द टॉप मोस्ट पॉइंट क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। अगर हम लूप द लूप करवाते हैं, लूप द लूप का अगर हम कराते हैं तो टेंशन एट द टॉप मोस्ट पॉइंट क्या होना चाहिए, ये टॉप मोस्ट पॉइंट हो जाएगा। ठीक है, ये यहां से यहां जाएगा, टेंशन ऑफ द टॉप मोस्ट पॉइंट क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। अच्छा, यहाँ पर जब जब ये टॉप पे जाएगा तो इसके ऊपर मान लो कि हम भी क्या करें, हम इसके धागे के साथ जुड़े हुए, ठीक है, हम इसको हम भी एक ये इस धागे के साथ घूम रहे हैं। ठीक है, तो जब ये ऐसे जाएगा तो हम क्या बोल सकते हैं, यहाँ पे टॉप मोस्ट पॉइंट पे क्या क्या फोर्सेज लग रही है, देखो इसके ऊपर फोर्सेज क्या क्या लग रही है। एक तो लग रहा होगा, हम हम इस धागे के साथ हम भी घूम रहे हैं, ठीक है, तो इसके ऊपर एक फोर्स लग रहा होगा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स mv² बाय r। टॉप मोस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी क्या होगी, v होगी। हमको निकालनी कहाँ है वेलोसिटी, बॉटम पे निकालनी है। टॉप मोस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी कितनी मान लेते हैं एक बार के लिए, v है। यहाँ पे u से कम ही होगी v की वैल्यू। अच्छा, और क्या लग रहा है इसके ऊपर, एक तो टेंशन फोर्स लग रहा है नीचे की तरफ। टेंशन फोर्स हमेशा कैसा लगता है, टेंशन फोर्स कैसा लग रहा होगा नीचे में, टेंशन फोर्स का अगर डायरेक्शन का थोड़ा ध्यान दे देता हूँ मैं, कोई भी स्ट्रिंग में टेंशन फोर्स कैसा लगता है, हमेशा आउटवर्ड लगता है। यहाँ पे टेंशन फोर्स कैसा लग रहा होगा, आउटवर्ड। तो बॉल में टेंशन फोर्स कैसा लग रहा होगा, इनवर्ड लग रहा होगा, बाय न्यूटन्स थर्ड लॉ। ठीक है, अच्छा उसके बाद और हम क्या बोल सकते हैं, यहाँ पे और कौन सी फोर्स लग रही है, तो देखो यहाँ पे एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लग रहा होगा ना बाहर की तरफ, क्योंकि Q1 Q2 को रिपेल करेगा ना, ये Q1 है, तो यहाँ पे ये सॉरी ये Q2 है, ये Q1 है, तो इस पे बाहर की तरफ लगाएगा फोर्स। अच्छा, और कोई फोर्स लगेगी इसके ऊपर, एक फोर्स mg लगेगी ना इसके ऊपर। ठीक है, ये चारों फोर्सेज लग रही है, लेकिन चूंकि हम कहाँ पे, हम इस धागे पे बैठे हुए हैं, हम इसके साथ साथ घूम रहे हैं, तो हम क्या देखेंगे कि ये बॉल कैसी होगी, रेस्ट पे होगी, तो इस पे नेट फोर्स क्या लग रहा होगा, तो आंसर है जीरो लग रहा होगा। तो हम क्या बोल सकते हैं, T प्लस mg इज इक्वल्स टू mv²/r प्लस fe। fe क्या हो गया, k Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर। दिस इंप्लाइज दैट p की वैल्यू क्या हो जाएगी, p इक्वल्स हो जाएगा mv²/r प्लस k Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर माइनस mg। अभी हमने जस्ट सीखा कि टॉप को अगर लूप द लूप कंप्लीट करना है, तो हमने पहला पॉइंट क्या सीखा था अभी जस्ट, कि कंडीशन क्या थी, तो लूप द लूप t must be greater than equal to 0। this implies that mv² by r
प्लस के Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर माइनस mg मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ठीक है, कंडीशन थी। हमें क्या निकालना है, हमें तो u निकालना है, लेकिन यहाँ पे क्या आ रहा है, यहाँ तो v आ रहा है। तो हमें कुछ ऐसा करना होगा ताकि हमारा v के बदले यहाँ पे क्या आ जाए, u आ जाए। तो हमें एक और इक्वेशन यूज करना पड़ेगा। क्लियर। अब देखो दूसरा इक्वेशन हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, वो इक्वेशन यहाँ पे ये लिखाएगा। प्लीज इसको साथ साथ नोट भी कर जाना क्योंकि ये मुझे इरेज करना पड़ेगा। दूसरा इक्वेशन में क्या लिख सकता हूँ कि बाय वर्क एनर्जी थ्योरम, वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस क्या होता है, जीरो। सॉरी, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस क्या हो जाता है, चेंज इन द काइनेटिक एनर्जी। क्लियर। अब इस सिचुएशन में हमने देखा बाय वर्क एनर्जी थ्योरम, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी कितना हो जाएगा, हाफ mv स्क्वायर माइनस हाफ mu स्क्वायर, क्योंकि फाइनल काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी, हाफ mv स्क्वायर हो जाएगी, इनिशियल कितनी इतनी थी, इक्वल्स टू वर्क डन। अब देखो वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस, अगर हम बात करेंगे वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस में, तो पहला फोर्स कौन सा लग रहा था, टेंशन। टेंशन फोर्स हमेशा टुवर्ड द सेंटर लग, हमेशा कैसा लग रहा होगा, स्ट्रिंग पे लग रहा होगा। जबकि यहाँ पे था तो टेंशन फोर्स ऐसा था, यहाँ पे था टेंशन फोर्स ऐसा था, हमेशा टुवर्ड द सेंटर था। और डिस्प्लेसमेंट कैसी थी, हमेशा टेंजेंशियल होती है, और टेंशन फोर्स हमेशा कैसा था, टुवर्ड द सेंटर था। यानी कि हर बार एंगल कितना होगा, 90 डिग्री होगा, वर्क डन कितना होगा, 0 होगा। अगर मैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की बात करूं तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स हमेशा कैसा लगता, रिपल्सिव होता। तो रिपल्सिव अगर होता तो ये हमेशा कैसा लगता, हमेशा आउटवर्ड लगता, अलोंग द स्ट्रिंग, है ना। क्योंकि हमने पढ़ा कि फोर्स कैसा होता है, अलोंग द लाइन जो चार्जेस होता है, तो हमेशा ऐसा बाहर की तरफ जाता है। तो वो बाहर की तरफ जाता हमेशा, डिस्प्लेसमेंट ऐसा होता, उसकी वजह से भी वर्क डन कितना होता, 0 होता। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स हमेशा कैसा लगता है, वो हमेशा बाहर की तरफ लगता है, अलोंग द रेडियस। वो भी एंगल कितना बनाता है, डीएल के साथ, आंसर वो भी 0 बनाता, 90 डिग्री बनाता। उसकी वजह से भी वर्क डन कितना होता, 0 होता। तो टेंशन इनवर्ट, Fe outward, centrifugal outward, but they all these three forces are along the are उसकी जो लाइन है ना, वो रेडियस वाली लाइन की है, ठीक है। इसलिए इस तीनों के द्वारा कितना वर्क डन हो जाएगा, 0। बस एक mg जो है ना वो वर्टिकल है, mg जो रेडियल रेडियस के लोग नहीं है। जब यहाँ पे जाएगा ब्लॉक, मान लो अगर जैसे ये m यहाँ पे अगर आ जाएगा, तो mg कैसा होगा, mg तो ऐसा होगा ना, mg along द रेडियस नहीं होगा कभी भी। mg नीचे लग रहा है, mg नीचे लग रहा है, और डिस्प्लेसमेंट किधर हो गया, आंसर डिस्प्लेसमेंट हो गया ऊपर की तरफ। डिस्प्लेसमेंट अगर ऊपर की तरफ हो गया है तो हम क्या बोल सकते हैं कि यहाँ पे जो वर्क डन हो जाएगा ना, दैट इज इक्वल टू माइनस mg इंटू 2r। दिस इज द वर्क डन। क्यों mg फोर्स नीचे लग रहा है, डिस्प्लेसमेंट ऊपर हुआ, ठीक है। तो ये mg इंटू 2r। एक काम करते हैं ना हम लोग, यहाँ पे लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग को l लिए, एक काम करते हैं इस लेंथ को ना हम लोग r कर देते हैं। क्लियर। इस लेंथ को हम लोग r कर देते हैं। ये हर जगह हमने r लिखा, ठीक है। तो एग्जाम में अगर l दिया जाएगा तो l लेंगे, r दिया जाएगा तो r लेंगे। क्लियर। अच्छा, और ये वाला पार्ट मैं इरेज कर देता हूँ। तो ये हमारा हो जाएगा बाय वर्क एनर्जी थ्योरम, हाफ mv स्क्वायर माइनस हाफ mv स्क्वायर इक्वल्स टू माइनस mg2r। दिस इंप्लाइज दैट हमें क्या, हमको यहाँ पे क्या निकालना, u निकालना है। तो हमारे यहाँ पे v के बदले क्या आना चाहिए, u आना चाहिए। तो हमने क्या लिख दिया, mv स्क्वायर इक्वल्स टू हो जाएगा माइनस 4mgr, सबको मैंने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, प्लस mu स्क्वायर। क्लियर। ये हमारा mv स्क्वायर के बदले यहाँ पे अगर इस वैल्यू को पुट कर देंगे ना, तो हमारा यहाँ पे v स्क्वायर के बदले क्या आ जाएगा, u आ जाएगा। क्लियर। यहाँ पे एक बात क्लियर होनी चाहिए कि यहाँ पे हमने बाय ऑल द रिमेनिंग फोर्सेस वर्क डन कितना है, 0 है, बिकॉज वो सब के सब
डिस्प्लेसमेंट के परपेंडिकुलर थे, ठीक है। अच्छा, अब हमें क्या करना है, हमको यहाँ पे निकालना कि हमको यहाँ पे निकालना है u की वैल्यू को निकालना है, ठीक है। मिनिमम स्पीड हमें क्या देनी थी, तो हमको u निकालने बोला गया था। क्वेश्चन में क्या क्या गिवन था, क्वेश्चन में q1 q2 r, ठीक है, उसके बाद m, ये गिवन था, और निकालना हमें क्या था, इसमें u निकालना था, ठीक है। अच्छा, अब मैं क्या करता हूँ, इसको निकालने के लिए ना मैं ऊपर वाले पार्ट को इरेज कर रहा हूँ अभी। अब मैं यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ, मुझे निकालना u है। u निकालने के लिए मैंने क्या किया, mv²/r था ना, उसके बदले मैंने क्या लिख दिया, यहाँ लिख दिया मैंने -4mgr प्लस mu² r प्लस k q1 q2/r² माइनस mg शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। हमें निकालना कि हमें u निकालना। अब इसको मैं क्या कर सकता हूँ, ऐसा लिख सकता हूँ, -4mg, देखो तो इसको ऐसे लिखिए -4mg प्लस m/r प्लस k q1 q2/r² माइनस mg ग्रेटर देन इक्वल टू 0। दिस इंप्लाइज दैट, अब u निकालना है मेरे को, तो मैंने क्या किया, सबको r/m से मल्टीप्लाई कर दिया। अच्छा, एक चीज और कर सकते हैं पहले उससे हम लोग, mu²/r, इसको बना दो सब्जेक्ट, इज ग्रेटर देन इक्वल टू -4, ये हो जाएगा 5mg, क्योंकि -4mg प्लस 5 -5mg हो जाएगा, इधर जाके प्लस हो जाएगा वो, माइनस k q1 q2/r²। हमें निकालना क्या है, u की मिनिमम वैल्यू निकालनी है, ठीक है। मैं इस पार्ट को इरेज कर देता हूँ। अब मैंने क्या लिखा, दिस इंप्लाइज दैट u² इज ग्रेटर देन इक्वल टू, मैंने सबको r/m से मल्टीप्लाई कर दिया ताकि ये r/m यहाँ से हट जाए, इज ग्रेटर देन इक्वल टू 5mg r/m। जब m लिखूंगा ना यहाँ पे, तो यहाँ पे m नहीं बचेगा, ठीक है, यहाँ पे m नहीं बचेगा, यहाँ पे क्या बचेगा, खाली यहाँ पे बचेगा r/m, तो यहाँ पे बचेगा 5gr बचेगा, क्योंकि r ऊपर चला जाएगा, m नीचे आके मल्टीप्लाई, माइनस k q1 q2, ऊपर हमने r का, तो नीचे क्या बचेगा, r बचेगा, क्योंकि ऊपर r से मल्टीप्लाई हुआ था, और नीचे क्या बचेगा, m बचेगा, क्योंकि हमने किससे मल्टीप्लाई किया इसको, r/m से किया, तो एक r कट जाएगा और नीचे में r बचेगा। तो u² शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू दिस वैल्यू। तो u की मिनिमम वैल्यू क्या हो सकती है, तो हमने क्या लिखा, नीचे वाला पार्ट भी रेज करा मैं, तो हम ये बोल सकते हैं यहाँ पे, दिस इंप्लाइज दैट u इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू √ओवर 5gr माइनस k q1 q2/m। u की वैल्यू इससे बराबर होनी चाहिए या इससे बड़ी होनी चाहिए। दिस इंप्लाइज दैट u मिनिमम क्या होना चाहिए, अब इसके बराबर या इससे बड़ी, तो मिनिमम क्या हो सकती है, इसके बराबर, हम लोग को बोला कोई नंबर है जो कि a ग्रेटर देन इक्वल टू 5, तो a की मिनिमम वैल्यू क्या होगी, a 5 है, 5 से बड़ा है, a की मिनिमम वैल्यू क्या 5 होगी ना। यहाँ पे u मिनिमम क्या हो जाएगा, √ओवर 5gr माइनस k q1 q2/m, ये हमारा हो जाएगा u की मिनिमम वैल्यू। ठीक है, ये क्वेश्चन आईआईटी में आ चुका हुआ है,
और ये वाला क्वेश्चन शायद से 6 या 8 मार्क का आया हुआ है, ठीक है। तो वेरी गुड क्वेश्चन। एक चीज इसमें और देखो कि हमने क्या सीखा था कि अगर मान लो नॉर्मल मास का कोई चार्ज नहीं था तो मिनिमम वेलोसिटी हमें क्या देनी पड़ी थी, तो आंसर था √5 g r था, अगर कोई चार्ज नहीं होता तो। यहाँ पे सोचो अगर Q1 और Q2 अगर जीरो कर दे, तो Q1 Q2 को अगर मैं जीरो कर दूं तो यहाँ पे क्या बचेगा, ये जीरो कर दे तो क्या बचेगा, यू मिनिमम √5 g r ही बचेगा। दैट मीन्स हम अपने आंसर को वेरीफाई भी कर सकते हैं, जो कि बिल्कुल सही है, ठीक है। तो ये दो सबको अच्छे से प्रैक्टिस कर जाना है घर पे। अभी मैं एक बार के लिए क्लास एंड कर रहा हूँ।